हेलो गाइस, दिस इज सूर्यम सिद्धांत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों हम लोगों का फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसके पहले हम लोग आर एल वी पी पढ़ चुके हैं, ई बी पी पढ़ चुके हैं और डी एफ पी पढ़ चुके हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हम लोगों का फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसा कि मैंने कहा था, पूरी की पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑब्वियस है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना। काफ़ी आसान सा टॉपिक है, ठीक है। तो शुरू करें। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक टर्म को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑस्मोसिस। तो पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एक टर्म जिसका नाम है ऑस्मोसिस। तो आई थिंक 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस क्या है? तो ऑस्मोसिस लिटरली हम लोग अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट टू लोअर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, थ्रू एसपीएम। ये इसका सिंपल है। किधर से किधर जाएगा? सॉल्वेंट की मात्रा जिधर ज़्यादा है उधर से सॉल्वेंट की मात्रा जिधर कम है उधर की ओर मूवमेंट होता है थ्रू एसपीएम। और अगर इसको हम लिटरली डिफाइन करें तो कैसे कह सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं द फिनोमिनन of the flow of the phenomenon of the flow of solvent from from a solution of lower molar concentration to a solution of higher molar concentration through SPM through SPM बोले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is called as ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों। तो ऑस्मोसिस क्या है? तो जो मैंने डिफाइन किया उसके हिसाब से बोलें तो ये मूवमेंट है किसका? सॉल्वेंट का मूवमेंट है, सॉल्वेंट का फ्लो है। किधर से? लोअर मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से किधर की ओर? हायर मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर। तो मैंने कहा भी था जिधर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है उधर से, जिधर सॉल्वेंट की मात्रा उधर की ओर। तो सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा किधर होगी? जिधर मोलर कंसंट्रेशन कम होगा, जिधर सॉल्यूट कम होंगे। तो सॉल्वेंट की मात्रा इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ठीक है। तो ये इसका लिटरल डिफिनेशन हो गया। इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली समझें तो हम लोग कह सकते हैं, इसे मान लो बच्चों, एक हम लोग कंटेनर लेते हैं और इसमें हम लोग एक अरेंजमेंट करते हैं। कैनोनिकल फ्लास्क के जैसा है, फ्लास्क नहीं है। और यहाँ पे एसपीएम लगा हुआ है, एसपीएम है यहाँ पे लगा हुआ। और यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसको हमने डिप किया है एक दूसरे सॉल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ का जो सॉल्यूशन है
वो मान लेते हैं लोअर मोलर कंसंट्रेशन है, लोअर मोलर कंसंट्रेशन, और यहाँ का मान लेते हैं बच्चों हायर मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अब लोअर मोलर कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्वेंट की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, और हायर मोलर कंसंट्रेशन मतलब सॉल्वेंट की मात्रा इधर कम है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे कभी कभी दिख जाए सॉल्वेंट, तो यहाँ आप सिंपली सॉल्यूशन लिख के भी काम कह सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ लोअर मोलर कंसंट्रेशन लिखा है तो यहाँ आपको हायर मोलर कंसंट्रेशन लिखना होगा। यहाँ अगर आप सॉल्वेंट लिखते हैं तो यहाँ आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। और आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो आप हायर मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे आप सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोअर मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे सॉल्वेंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटरली बस ये कहना है कि सॉल्वेंट की मात्रा जिधर ज़्यादा है उधर से सॉल्वेंट की मात्रा इधर कम है उधर की ओर मूवमेंट होगा। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट होगा दिस विल बी थ्रू एसपीएम, दिस इज एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसके थ्रू क्या होंगे सॉल्वेंट जो होंगे धीरे धीरे पास करने लगेंगे। यानी कि अगर हम लोग वाटर एज ए सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का मूवमेंट अंदर की ओर होगा, और जैसे जैसे सॉल्वेंट की मूवमेंट अंदर की ओर होगी तो ये अगर मान लेते हैं बिफोर ऑस्मोसिस ये सीन रहा होगा, बिफोर ऑस्मोसिस अगर ये सीन रहा होगा तो ऑस्मोसिस होने के बाद क्या होगा, आफ्टर ऑस्मोसिस। आफ्टर ऑस्मोसिस, तो आफ्टर ऑस्मोसिस में क्या होने वाला है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट रहे होंगे इसकी मात्रा थोड़ी घट गई होगी, सॉल्यूशन की मात्रा थोड़ी कम हो गई होगी। ठीक है, और चूंकि सॉल्वेंट अंदर की ओर जा रहे हैं, हाई मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे मात्रा क्या होगी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। या मान लेते हैं बढ़ती 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 यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पे जाकर के अब फर्दर ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, यानी कि दिस इज आफ्टर ऑस्मोसिस, यानी सिस्टम अब इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, अब फर्दर मूवमेंट नहीं हो रहा है। आफ्टर ऑस्मोसिस ये सीन है। अब ऑब्वियस है कि ये मूवमेंट इधर से इधर की ओर हुआ होगा, तो इसका रीज़न क्या रहा होगा, तो ऑब्वियस है कि जो मूवमेंट होता है वो किसी न किसी प्रेशर के द्वारा होता है, और यहाँ अगर मूवमेंट अब फर्दर नहीं हो रहा है यानी कि अब वह प्रेशर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ के प्रेशर का एक डिफरेंस होता है, जिसको तुम लोग वेपर प्रेशर डिफरेंस कह सकते हो। तो यहाँ का वेपर प्रेशर और यहाँ के वेपर प्रेशर में डिफरेंस होता है। हम लोग को पता होता है कि हायर मोलर कंसंट्रेशन का प्रेशर क्या होता है, हायर मोलर कंसंट्रेशन का प्रेशर वेपर प्रेशर कम होता है। तो अगर वेपर प्रेशर के टर्म में इस्तेमाल करें तो हम लोग हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की जगह पे लिख सकते हैं लोअर वेपर प्रेशर, और यहां लिख सकते हैं बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं हायर वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या हो गया, हायर वेपर प्रेशर से कहां जा रहा है बच्चों, मूवमेंट हो रहा है लोअर वेपर प्रेशर की ओर। तो यानी कि इधर का प्रेशर ज़्यादा है और उधर का प्रेशर कम है, तो मूवमेंट ऑब्वियस है लोअर वेपर प्रेशर की ओर होने लगेगा। और यहाँ पे अब क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि अब इधर से लगने वाला प्रेशर और ऊपर से लगने वाला प्रेशर दोनों बराबर हो चुका है। अब चूंकि दोनों आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर बराबर हो चुका है, इसलिए सॉल्वेंट का मूवमेंट अब पॉसिबल नहीं है। अब कितना प्रेशर एडिशनल यहाँ पे लग गया जिसके कारण कि अंदर का जो प्रेशर था वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया, तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि दिस इज द एडिशनल अमाउंट जो आपने यहाँ पे देखा कि इंक्रीज हो चुका है। यह वह लिक्विड है
यह वह एक्स्ट्रा लिक्विड है जो ऑस्मोसिस के बाद आया और इसी के आने के कारण अब जो है फर्दर ऑस्मोसिस रुक गया। तो हम लोग कह सकते हैं यह जो लिक्विड है, इस लिक्विड के कारण जो प्रेशर अप्लाइड हो रहा है उसके कारण यह ऑस्मोसिस रुक गया और इसी लिक्विड के द्वारा डेवलप किए गए प्रेशर को हम लोग ऑस्मोसिस कह देते हैं। यानी कि अगर हम लोग कहें इसकी प्रेशर को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चों हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जिस लिक्विड के आ जाने से जो प्रेशर डेवलप हुआ और उस प्रेशर के आ जाने से ऑस्मोसिस बंद हो गया, तो वही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अगर हम मान लें इसकी हाइट जो है h हाइट है, इस लिक्विड की हाइट h है और इसकी डेंसिटी d है, तो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, h dg, वेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, h इज द हाइट अटेन्ड बाय द लिक्विड, d इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम लोग पाई इक्वल्स टू एच डी जी के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं कि आखिर कितना प्रेशर यहाँ पे लग गया जिसके कारण ऑस्मोसिस बंद हो गया। तो एक तरह से पाई को हम लोग यहाँ पे डिफाइन भी कर रहे हैं कि यह एक ऐसा प्रेशर है जिसके लग जाने से क्या होता है, ऑस्मोसिस रुक जाता है। आगे इसको हम लोग लिटरली डिफाइन करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, अभी तत्काल के लिए इसको इतना दिमाग में रखिए, हम लोग आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एसपीएम, तो थोड़ा मैं एसपीएम को एक्सप्लेन करता हूँ। एसपीएम के बारे में बात करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एसपीएम की खासियत क्या होती है। सबसे पहले बता दूं कि एसपीएम जो होता है, नाम में लिखा हुआ है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है यह एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को परमिशन देगा कि आप इस मेरे थ्रू पास कर सकते हो। यानी कि ओनली सॉल्वेंट इज अलाउड टू पास थ्रू इट, है ना, सो दैट इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल, है ना। सेमी मतलब हाफ, सॉल्यूट को परमिशन नहीं मिल रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट को परमिशन मिल रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज सेमी। ओके, पहली बात ये हुई, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अलाउड करेगा ये, ओनली अलाउज सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। यानी कि इसके थ्रू कभी सॉल्यूट पास नहीं करेंगे बच्चों। दूसरी बात, जो भी मूवमेंट होता है वो किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है, लेकिन सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म का नहीं होता है बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को याद रखेंगे। सॉल्वेंट के वेपर फॉर्म ही एसपीएम से पास कर सकते हैं, यानी कि एसपीएम लिक्विड स्टेट को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा, सॉल्वेंट वेपर को अपने थ्रू पास होने देता है। तो और इस बारे में क्या कह सकते हैं, ओनली वेपर ऑफ सॉल्वेंट इज अलाउड टू पास। दूसरी बात, यानी कि ऐसा नहीं कि लिक्विड सॉल्वेंट पास करता है। अगर तुमसे कोई कहे कि क्या लिक्विड सॉल्वेंट एसपीएम के थ्रू पास कर सकता है, बोलेगा नो। क्या वेपर सॉल्वेंट एसपीएम के थ्रू पास कर सकता है, तो हम लोग बोलेंगे यस। ठीक है, क्या सॉल्यूट पास कर सकता है, नो। क्या सॉलिड पास कर सकता है, नो। लिक्विड सॉल्यूट, नो। वेपर सॉल्यूट, नो। कोई भी सॉल्यूट पास नहीं करेगा। और ऐसे भी चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोगों का सॉलिड सॉल्यूट के बारे में है, तो सॉल्यूट तो पास करना ही नहीं है। ठीक है, और अगर वेपर में सॉल्यूट रहे तो इट मे बी ए रीजन कि हाँ भाई पास कर सकता है, लेकिन अपन को यहाँ पे क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सॉल्यूट। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट का कोई वेपर बनता नहीं है। दूसरी बात, सॉल्वेंट के
लिक्विड यहाँ पे है तो लिक्विड पास नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वेपर पास करेगा। ठीक है। तीसरी बात क्या कह सकते हैं, तीसरी बात क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में एक बात और हम लोग कह सकते हैं, जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का वो किधर से किधर होगा, हाई वेपर प्रेशर रीजन टू हाई वेपर प्रेशर रीजन टू लो वेपर प्रेशर। मैंने लिखा भी है यहाँ पे हाई वेपर प्रेशर रीजन टू लोअर वेपर प्रेशर। तो सॉल्वेंट पासेस फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर, है ना, हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। अब हाई वेपर प्रेशर के जगह पे हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, तो हाई वेपर प्रेशर के जगह पे डाइल्यूट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिख सकते हैं, लोअर मोलर कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग कहें कि सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसे कैसे हो सकता है, तो दे आर डिफरेंट वे टू राइट इट। ओके बच्चों, जैसे पहला हम बोल सकते हैं कि भाई हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की ओर मूवमेंट होगा, एकदम सही है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट होगा, ये भी सही है। तीसरा होगा हम लोग कह सकते हैं भाई सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की ओर होगा, यानी कि प्योर सॉल्वेंट, एक साइड प्योर सॉल्वेंट है, एक साइड अंदर में जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट हो यहाँ पे सॉल्यूशन हो। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं अंदर की ओर क्या हो, अंदर की ओर हो सॉल्यूशन, बाहर की ओर हो सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्वेंट रखा हो, कोई जरूरी नहीं है सॉल्यूशन ही हो, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन हो तब भी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट हो जाएगा। और क्या कह सकते हैं, और इसको एक टर्म और कह सकते हैं, लोअर मोलर कंसंट्रेशन से लोअर मोलर कंसंट्रेशन से हायर मोलर कंसंट्रेशन हायर मोलर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा, ये भी सही है। एक हम लोग और कह सकते हैं, हमें ये कह रहा है क्या, सिंपली अगर सारे का बात देखें कि जिधर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है उधर से, जिधर वाटर की अमाउंट कम है उधर की ओर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं हायर हायर वाटर कंसंट्रेशन से हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की ओर होगा, लोअर वाटर कंसंट्रेशन की ओर होगा, ये भी सही है। यानी कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होने वाला है बच्चों, वो कहां से कहां होने वाला है, उसको हम लोग 5 तरह से बोल सकते हैं। आपको ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, जैसे बोला जाएगा ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस थ्रू, तो कहां से कहां हो सकता है, कौन कौन से केस में ऑस्मोसिस पॉसिबल है। तो आपको या तो देख लेना वेपर प्रेशर होना चाहिए हाई टू लो, सॉल्यूशन होना चाहिए तो डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, अगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और अगर दोनों का कंसंट्रेशन दिया है तो लोअर टू हायर, अगर वाटर के अमाउंट के बारे में बात कर रहा है तो हायर अमाउंट ऑफ वाटर टू लोअर अमाउंट ऑफ वाटर। देयर आर 5 वेज टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, है ना बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो आपको कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें से, ठीक है, कि ऑस्मोसिस किधर से किधर होता है, तो ऑस्मोसिस के लिए आप कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो। वेपर प्रेशर के टर्म में बोले तो ये, सॉल्यूशन के टर्म में बोले तो ये, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के लिए ये टर्म हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में ये आ जाएगा, और वाटर कंसंट्रेशन के टर्म में ये लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोग एक बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं एसपीएम के जो हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम लोग को जानना चाहिए। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑफ एसपीएम, एग्जाम्पल्स। अब दो तरह के हम लोग एसपीएम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक को हम लोग कहते हैं नेचुरल एसपीएम और एक को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल एसपीएम। तो नेचुरल एसपीएम की हम लोग बात करें, नेचुरल एसपीएम की हम लोग बात करें तो जैसे गोट्स ब्लडर, और कह सकते हैं जैसे एग मेम्ब्रेन, और कह सकते हैं बच्चों वॉल ऑफ लिविंग सेल, वॉल ऑफ लिविंग सेल, या फिर सेलोफैन, क्या सेलोफेन बैग होता है बॉडी में, बायो के बच्चे जानते होंगे, सेलोफेन बैग, या फिर सिर्फ सेलोफेन भी लिख सकते हैं, ईटीसी। और अगर हम लोग आर्टिफिशियल एसपीएम की बात करें तो
आर्टिफिशियल एसपीएम। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों, इसमें कौन सा नेचुरल एसपीएम है, कौन सा आर्टिफिशियल एसपीएम है। ठीक है, तो जैसे जो सबसे बेहतरीन एसपीएम है दैट इज क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला होता है Cu2FeCN होल 6। ठीक है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या कह सकते हैं, Cu2FeCN होल 6, है ना। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है Cu2FeCN होल 6। तो क्यूप्रिक दिस इज द बेस्ट एसपीएम है ना, ये बेस्ट एसपीएम है ये। अगर तुमसे ऑप्शन में लिखा रहे विच इज द बेस्ट एसपीएम देन यू कैन करेक्ट इट। ठीक है, तो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड इज द बेस्ट एसपीएम। इसके अलावा कौन सा आर्टिफिशियल हो सकता है, इसके अलावा आप सिलिकेट ले सकते हो। इसके अलावा सिलिकेट, सिलिकेट ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दीज आर द फ्यूज एग्जाम्पल्स ऑफ एसपीएम, नेचुरल एसपीएम एंड आर्टिफिशियल एसपीएम। तो यहाँ तक हम लोग को बच्चों ये समझ में आ चुका है कि भाई ऑस्मोसिस क्या होता है और एसपीएम क्या होता है, एसपीएम के थ्रू मूवमेंट कैसे होता है, सॉल्वेंट जो मूव करते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, किस स्टेट में मूव करते हैं, किधर से किधर की ओर मूव करते हैं, छोटी छोटी बातें हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लिटरली ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि यही तो अपना टॉपिक है। हम हेड डालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑस्मोटिक प्रेशर का पहले भी किया था, जिसमें मैंने कहा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने उसको कह दिया था जो एडिशनल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के आ जाने से जो प्रेशर डेवलप हो गया था, तो वही प्रेशर जो था वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता था। उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के बच्चों के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर developed on the solution side to prevent the osmosis, to prevent the osmosis। तो कहते क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक वर्ड याद रखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, स्टैटिक मतलब मूवमेंट जिसका ना हो, तो वैसा प्रेशर जो वाटर के मूवमेंट को रोक दे, ऑब्वियस है ऑस्मोसिस को रोक दे। तो ये एक ऐसा प्रेशर है जो हाइड्रोस्टैटिक है। इट इज़ अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन साइड, जो किधर लगता है, सॉल्यूशन साइड लग रहा है, यानी कि अपने को सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात बताई जा रही है कि सॉल्वेंट के साइड नहीं लगेगा, सॉल्यूशन के साइड लगेगा। और इसके थ्रू एसपीएम के थ्रू जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का वो रुक जाता है। तो इट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ठीक है, तो हम लोग इसमें इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने एक डायग्राम से मैंने बताया था, पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एच डी जी। अभी तत्काल हम लोगों ने ये हम लोगों ने देखा था, H इज़ द एडिशनल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो आपका उस ट्यूब में आ गया था, उसका हाइट, और D इज़ द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड एंड G इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। तो हम लोग यहाँ पे पाई के बारे में कह सकते हैं, हियर वेयर पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, H इज इक्वल टू हाइट ऑफ द लिक्विड, है ना। D इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड,
और जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। और जितने भी यूनिट यहाँ पे लेते हैं बच्चों, हम लोग जनरली यहाँ पे जो यूनिट लेते हैं सारे सीजीएस में लेते हैं। यानी कि पाई एक प्रेशर है तो इसका यूनिट हम लोग ले सकते हैं किसमें, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। हाइट का यूनिट हम लोग सेंटीमीटर में ले सकते हैं। डेंसिटी हम लोग ले सकते हैं ग्राम पर सीसी में, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग ले सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग चूंकि यहाँ पे सारा चीज सीजीएस में ही हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। अब अगर बच्चों हम लोगों को एक चीज और होता है कि किसी लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या है कि मेरे पास कोई हाइट है, कोई एक सॉल्यूशन का हाइट मुझे दिया हुआ है और उसके कारण जितना प्रेशर है हम लोग वो निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें इसी हाइट को बताना हो कि मरकरी में कितना हाइट होगा, मींस अगर कोई एक लिक्विड एच हाइट गेन करता है तो मरकरी कितना हाइट गेन करेगा, तो वहां से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि दो लिक्विड है, एक तो सॉल्यूशन का हाइट है और एक मरकरी का हाइट है, तो सॉल्यूशन जितना प्रेशर लगा रहा है उतने प्रेशर को लगाने के लिए मरकरी को कितना हाइट लेना पड़ेगा। तो ये हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं किससे, एक फॉर्मूला होता है, हम लोग लिख सकते हैं H1D1 बराबर H2D2, ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो जनरली होता क्या है, आपको सॉल्यूशन का हाइट आपको दे देगा और आपको बोलेगा भाई मरकरी के हाइट के रिस्पेक्ट में आंसर कीजिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन का हाइट, सॉल्यूशन की डेंसिटी और मरकरी का डेंसिटी आप रख देंगे तो आप मरकरी की हाइट आप निकाल लेंगे। तो आप एक बात याद रखें, मरकरी की जो डेंसिटी होती है इसको याद ही रखना चाहिए, 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जांपल जैसे मैं दे दूं, जैसे मैंने कहा कि कोई एक लिक्विड है और इस लिक्विड के जो कारण हाइट आया है, ये जो हाइट आया है ये आया है आपका, मान लेते हैं ये आ गया मान लो 10 mm, 10 mm हाइट आ चुका है। और इसकी इस जो सॉल्यूशन है इसकी जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी है मान लेते हैं 1.01 ग्राम पर सीसी। अब बोलता है कि अगर अब 10 mm हाइट इस लिक्विड के कारण कितना प्रेशर आ रहा है वो बताइए, लेकिन मरकरी के टर्म में बताइए। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी हाइट 10 mm है और इसका डेंसिटी 1.01 है, तो हम लोग को मरकरी के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट बतानी है। तो हम लोग कह सकते हैं H1D1 बराबर, चूंकि H1D1 बराबर H2D2 और H1D1 हम लिख सकते हैं H1 हाइट ऑफ दिस, तो 10 mm, चूंकि यहाँ पे सीसी सेंटीमीटर में ले रहे हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसको mm को सेंटीमीटर में बदल दें, तो दिस कुड बी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हाइट हो गया 1 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर। तो 1 डेंसिटी हो गया आपका 1.01 और H2 इज द हाइट अटेंड बाय द मरकरी और डेंसिटी इज 13.6। तो H2 कह सकते हैं हम हो जाएगा 1.01 अपॉन 13.6, ये हाइट हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो H2 है ये हाइट है मरकरी का, जो उतना ही प्रेशर डेवलप कर रहा है जो यह लिक्विड 1 सेंटीमीटर हाइट का यह लिक्विड अटेंड कर रहा है। यानी कि 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ दिस लिक्विड अटेंड सेम प्रेशर एज इक्वल टू द हाइट अटेंड बाय द मरकरी, है ना। इस हाइट का मरकरी ले लो और इस हाइट का सॉल्यूशन ले लो, दोनों सेम प्रेशर होगा। तो कभी कभी आपको आंसर जो होगा वो सेंटीमीटर ऑफ Hg के टर्म में होगा, याद रखिएगा इस बात को। पाई का आंसर सेंटीमीटर ऑफ Hg के रूप में होगा और हो सकता है आपको सॉल्यूशन का हाइट दे दे, तो सॉल्यूशन के हाइट से आपको पहले मरकरी का हाइट निकालना पड़ जाएगा। तो दिस इज अ वे टू फाइंड द हाइट। ठीक है बच्चों।
तो यहाँ हम लोगों ने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर लिटरली क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ता है सॉल्यूशन साइड, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं सेकेंड वे डिफाइन करने का, और इसे अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं जैसे मान लिया बच्चों, यहाँ मैंने एक एसपीएम लगा दिया है, एक कंटेनर को दो पार्ट में बांट दिया है, और यहाँ पे एक पिस्टन का अरेंजमेंट मैंने कर रखा है जहाँ से हम लोग प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन ले लिया है, और यहाँ हम लोगों ने सॉल्वेंट ले रखा है। तो अगर हम लोग इसको हम लोग एसपीएम कह देते हैं, तो अगर हम लिटरली देखें तो मूवमेंट जो होगा सॉल्वेंट का, मूवमेंट किधर से किधर हो जाएगा, दिस साइड टू दिस साइड, ऑस्मोसिस होने लगेगा क्योंकि एसपीएम है। और मूवमेंट किधर से किधर होता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट होने लगेगा। अब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट होने का क्या रीजन मैंने बताया था, क्योंकि इधर का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इधर का वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉलिड सोल्यूट होंगे वो इसके वेपर के टेंडेंसी को कम कर देते हैं। मैंने इसके बारे में बताया था तुम लोगों को वेपर प्रेशर में, सॉलिड एंड लिक्विड वेपर प्रेशर में, कि जैसे किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में मिलाया जाता है तो उसका प्रेशर घट जाता है। तो यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, तो ऑब्वियस है मूवमेंट इधर से इधर की ओर होने लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये जो मूवमेंट हो रहा है इधर से इधर, जो होना चाहता है, अभी होना चाह रहा है, ये ना हो। तो इस प्रेशर को, इस मूवमेंट को नहीं होने देने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इधर का वेपर प्रेशर, मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर बच्चों, मान लेते हैं हम लोग क्या है P1, और यहाँ का वेपर प्रेशर मान लेते हैं बच्चों है P2। तो और P1 क्या है बच्चों, कम है P2 से, वो तो होना ही था क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम ही होता है। अब जितना से ये कम होगा, जितना से यह कम होगा, उतना ही आपको वेपर प्रेशर, उतना ही प्रेशर आपको बाहर से एक्सटर्नली लगाना है। यानी कि ये एक एक्सटर्नल प्रेशर का सोर्स है, पी एक्सटर्नल है। तो कहते हैं पी एक्सटर्नल का मान हम कितना रख दें कि ये जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो ना हो। तो हमने क्या कहना है, चूंकि यह मूवमेंट वेपर प्रेशर के डिफरेंस के कारण होता है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर यह कितना कम है। तो ये कितना कम है, तो P2 माइनस P1। तो P एक्सटर्नल का मान अगर हम लोग P2 माइनस P1 कह देते हैं, यानी कि जो बाहर से लगने वाला प्रेशर है इसकी वैल्यू इसके प्रेशर और इसके प्रेशर के बीच के डिफरेंस के बराबर कर देते हैं, तो ये जो मूवमेंट है बच्चों ये रुक जाएगा। यानी कि जो सॉल्वेंट है वो मूव नहीं कर पाएगा, मींस ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगा। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो कि मैंने सॉल्यूशन साइड अप्लाई किया वो कितना लग जाए, वो जितना से ये कम है इससे उतना लगा दिया जाए, तो यह सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाएगा। और इसी प्रेशर को, दिस इज P2 माइनस P1 इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दिस P2 माइनस P1 इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया बच्चों। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द डिफरेंस, जस्ट क्या है, डिफरेंस है किसका, सॉल्वेंट वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन वेपर प्रेशर। सो इजी। तो यहाँ से एक दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों हम लोग, पाई इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं सॉल्यूशन इस एक्सप्रेशन से कि आखिर ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोगों ने दो तरह से डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा ना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना बच्चों। सिर्फ डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होने वाला, अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको फंसा लाएंगे, ठीक है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वेपर प्रेशर के रेफरेंस से भी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। चलो भाई आगे बढ़िए।
तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, osmotic pressure is equal to the external pressure, which should be applied on solution side, to prevent osmosis, through SPM। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोगों ने देखा कि अपने को एक्सटर्नल कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा जिसके कारण कि ऑस्मोसिस बंद हो जाए। तो यह एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगेगा, जो वेपर प्रेशर का डिफरेंस होगा। दिस इज क्वाइट क्लियर। ठीक है बच्चों, आई थिंक वेपर प्रेशर क्लियर हो गया, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए, यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे जो खास तौर पे लिखी गई है, शुड बी अप्लाइड, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ अप्लाई होना चाहिए, सॉल्यूशन साइड, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है ना, कि किधर अप्लाई होता है, सॉल्यूशन साइड होता है या सॉल्वेंट साइड होता है, तो सॉल्यूशन साइड होता है। अगर आपको बोल देगा नहीं, इधर मैं सॉल्यूशन नहीं लिया, इधर मैंने एक हायर कंसंट्रेशन ले लिया, इधर लोअर कंसंट्रेशन ले लिया, तो वो भी सही है। इधर मैंने लोअर वेपर प्रेशर ले लिया, हायर वेपर प्रेशर लिया, वो भी सही है। इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया, इधर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले लिया, तो वो भी सही है। तो मैंने पीछे 5 जो चीज़ तुम लोगों को सिखाई थी, वो कोई भी 2 पेयर को तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने सॉल्यूशन सॉल्वेंट भी ले रखा है, वेपर प्रेशर भी ले रखा है। तुम चाहो तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिख सकते हो। तुम चाहो तो हायर मोलर कंसंट्रेशन, लोअर मोलर कंसंट्रेशन लिख सकते हो। दे आर डिफरेंट 5 वेज टू राइट इट, ओके। और हर जगह ये याद रखना है कि आखिर एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ लगेगा। अगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन का सीन है तो सॉल्यूशन साइड एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा। लोअर वेपर प्रेशर, हायर वेपर प्रेशर का सीन है तो लोअर वेपर प्रेशर की ओर एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा। लोअर मोलर कंसंट्रेशन, हायर मोलर कंसंट्रेशन सीन है तो हायर मोलर कंसंट्रेशन की ओर एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का सीन है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा। इन दिस वे, है ना बच्चों। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग अपनी लैंग्वेज को स्ट्रांग रखें कि आप कुछ भी यहाँ पे लिखा रह सकता है, क्योंकि आपको वो कहीं भी लैंग्वेज में ही ट्रैप करेगा। और अगर ये 5 बातें आपको याद है, समझ में आती हैं, तो ट्रैप की कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वो कोई आपको ट्रैप कर ले। तो बी क्वाइट क्लियर, है ना, आपको समझ के रखिए। चलिए, अब एक नोट में लिख देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक मेथड होता है, उसको हम लोग कहते हैं बर्कले हार्टली मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग बर्कले हार्टली मेथड से ही हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली। कैलकुलेटेड करने का तरीका तो हम लोग सीख ही लिए, है ना, पाइस गोज टू HDG से फलना हम लोग लगा लें, लेकिन बर्कले हार्टली मेथड से हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, बर्कले हार्टली, HARTELY, Berkeley Hartley's method is used to determine osmotic pressure एक्सपेरिमेंटली, है ना बच्चों, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे अभी तक क्या सीख चुके हैं, हम लोग सीख चुके हैं वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, HDG के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल कौन सा मेथड है जिससे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में जो ऑस्मोसिस का जो फिनोमेना होता है वो किधर से किधर की ओर होता है वो देख चुके हैं। एक्सटर्नल प्रेशर अगर लगाना हो तो किस साइड लगाते हैं वो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पे, मीन्स
कुछ एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो जो सबसे पहला रूल आ रहा है वो है वन टॉप्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो याद करो बच्चों, पीछे तुम लोग आरएलवीपी में या फिर ईबीपी में या फिर डीएफपी में जो भी लॉ आया था उसको देने वाले थे कौन? रॉल्ट साहब थे। अब यहाँ पे पहली बार वन टॉप आ रहे हैं ना, रॉल्ट्स यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे पहली बार वन टॉप साहब आएंगे और उनका क्या कहना है वो हम लोग समझेंगे। वन टॉप्स, वन टॉप्स, वन टॉप्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग देखते हैं कि साहब क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इनका क्या कहना है? तो इनका कहना है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the molarity of a solution at constant temperature। टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना ही ना बच्चों, क्योंकि वेपर प्रेशर डिफरेंस कर जाएगा नहीं तो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। उनका क्या कहना था कि पाई जो होता है वो कंसंट्रेशन यानी कि मोलारिटी को हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो तो होना ही था। सोचो कैसे, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सोचने बच्चों दो ध्यान से, यहाँ का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ का वेपर प्रेशर घट जाएगा, और जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर यहाँ से घट जाएगा उतना ज़्यादा डिफरेंस इस दोनों के वेपर प्रेशर में आ जाएगा। और जो डिफरेंस होता है वेपर प्रेशर का बच्चों, वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसलिए जितना ज़्यादा सॉल्यूशन कंसंट्रेशन अपना बढ़ाएगा उतना ही ज़्यादा उस सॉल्यूशन को एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, यानी कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपल। तो ये जो बातें कही वो किसने कही? वन टॉप्स साहब ने कही। क्या कही? कि भाई सी क्या है, यहाँ पे मोलारिटी लिख देते हैं, वेयर सी इज मोलारिटी, सी इज मोलारिटी, ठीक है। तो इसको ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं ना इसका, हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ये पाई वर्सेस सी ग्राफ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी कांस्टेंट रखा गया है आपका, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई क्या वन टॉप साहब ने क्या कहना चाहा था। वन टॉप साहब ने कहा कि भाई जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ये तो होना ही था, क्योंकि वेपर प्रेशर का डिफरेंस उतना ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक लॉ होता है, उसको लोग कहते हैं बॉयल्स वन टॉप्स लॉ। बॉयल्स साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं, तुम लोग कह सकते हैं बॉयल्स वन टॉप्स लॉ। तो बॉयल्स साहब क्या कहना चाहते हैं? तो बॉयल्स वन टॉप मिलके क्या कहना चाह रहे हैं कि पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी। अरे भाई ये तो होना ही था, सो सिंपल, क्योंकि C इज इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू होता है N बाई भी। तो हम लोग कह सकते हैं पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी। लेकिन भाई साइंटिस्ट हैं, इज्जत रखनी है। तो वन टॉप्स लॉ विथ रिस्पेक्ट टू बॉयल्स भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्या? पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और इसी तरह से एक और एक्सप्रेशन होता है, वो भी याद रखना चाहिए कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दिया जाए। अब जैसे यहाँ देखो, अगर हम लोग कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो दोनों बढ़ने लगेगा। लेकिन इसका जो इंक्रीमेंट होगा इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो इसके वेपर प्रेशर को उस रेट से नहीं बढ़ने देंगे जिस रेट से इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा।
इसलिए नेट वेपर प्रेशर क्या होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट और है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ solution is directly proportional to temperature of solution। लेकिन शर्त क्या है बच्चों कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहा हो, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, है ना। तो यहाँ से हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये रहा अपना, इसको मान लें अपना दूसरा एक्सप्रेशन। इसको पहला माना, इसको दूसरा माना, ये तो इसी से मिलता जुलता है। अब पहले और दूसरे को अगर हम लोग कंबाइन करें, यहाँ से ग्राफ भी बना सकते हैं, पाई वर्सेस टी का ग्राफ, जो कि सिमिलर टू यही होगा। यहाँ पे पाई ले लो, यहाँ पे टी ले लो, ग्राफ यही होगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे ये ग्राफ प्लॉट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब बारी है 1 और 2 को कंबाइन करें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या कह सकते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं बच्चों, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी कह सकते हैं। और अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आर इज द कांस्टेंट जो यहाँ पे प्रोपोर्शन को हटाने के बाद लाया है मैंने, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। दिस इज द फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब इसके अदर फॉर्म्स भी हो सकते हैं। अदर फॉर्म्स को देखें तो सी को हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो जरा, पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी, वी मस्ट बी लीटर ना, मोल बाय वॉल्यूम, एन बाय वी आर टी भी कह सकते हो इसको। एन को तो डब्ल्यू बाय मॉलिकुलर वेट भी कह सकते हो, है ना। तो पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ द, मॉलिकुलर वेट किसका है, इसका सॉल्यूट का है, क्योंकि कंसंट्रेशन सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर आर इंटू टी। ये भी हम लोग कह सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पाइसोस्टियासिटी। ठीक है, अब यहाँ से तुम लोग देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को देखें, देखो यहाँ पे अगर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्या देखो जरा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर इसको देखो तो कुछ इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। देखो कुछ समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है, देखो जरा क्या समझ में आया। पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये आपको दिख रहा होगा कैसा, जैसा कि आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा ना, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो दिस इज सम हाउ एनालॉगस टू पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन के जैसा यहाँ पे सीन आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये वॉन्टॉप साहब का कहना था यहाँ पे। तो वॉन्टॉप साहब ने अपने इस एक्सप्रेशन से क्या कहा कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग, मैंने जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वह हमारा आइडियल सॉल्यूशन कैसा बिहेव करता है, और अगर वह आइडियल सॉल्यूशन है तो वह आइडियल गैस के जैसा अप्लाई होने लगेगा। कैसे, देखो जरा ध्यान समझो, नोट करके लिखता हूँ पॉइंट को। तो वॉन्टॉप साहब ने क्या कहा, वॉन्टॉप साहब ने कहा कि भाई ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो किसके साथ बिहेव करता है, आइडियल गैस कैसा बिहेव करता है। तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू वॉन्टॉप्स, जो बहुत बड़ी बात है बच्चों, अकॉर्डिंग टू वॉन्टॉप्स डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन ही तो पढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो पहली क्लास थी तो मैंने बताया था कि जो पूरी की पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, रिमेंबर इट। According to Van Top, dilute solution behaves as ideal solution या फिर आइडियल गैस कह सकते हो। तो इसको समझने के लिए थोड़ा देखते हैं
बिहेव्स एज, आइडियल गैस नहीं है लेकिन आइडियल गैस के एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है ना, जो कैसे, दैट इज कैसे समझा जा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन में जो पार्टिकल लेते हो आप, सोल्यूट का पार्टिकल्स, उसको अगर आप गैस में कन्वर्ट कर दो तो वह जितना प्रेशर लगाएगा उतना ही प्रेशर यह पाई होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो लिखता हूं मैं क्या कह रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रेशर डेवलप्ड बाय solute particles if it is gas and having same volume and temperature, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, एज सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बड़ा ही शानदार डेफिनेशन ये है, अब बड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखें इसको, ये आपको असर्शन रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चन में ये आपको आ सकते हैं, या स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग काइंड ऑफ करेक्ट इनकरेक्ट आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में ये सब आ सकता है। तो ध्यान समझिए इस चीज़ को। वांट ऑफ क्या कहना चाह रहे हैं, उनका कहना है कि जैसे मान लो भाई कोई एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में मान लो ये वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम मान लेते हैं, ये मान लो ये जो वॉल्यूम है ये मान लेते हैं हम लोग 500 ml है, ठीक है, ये मान लिया 500 ml है, ठीक है। और इसके अंदर मान लेते हैं जो सोल्यूट की जो मात्रा जो घुली हुई है, जो सॉलिड हम लोग जो यहाँ लिए हैं बच्चों, ये मान लेते हैं ये 0.1 मोल लिया हुआ है मैंने, ठीक है, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 500 मिलीलीटर, और जिस टेम्परेचर पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस इज जो हम लोग मान लेते हैं दिस इज 298 केल्विन, सिंपली, ठीक है। अब ये रहा पूरा सीन अपना, है ना ये अपना सीन है पूरा, जिसमें मैंने क्या कहा कि 298 केल्विन पे 500 ml का मैंने सॉल्यूशन लिया है, जिसके अंदर सोल्यूट जो है वो 0.1 मोल है। अब उनका क्या कहना है, वांटॉफ साहब का क्या कहना है कि भाई ये जो 0.1 मोल सोल्यूट तुम्हारा है, ये तो सॉलिड स्टेट में है ना, अगर हम लोग इसी 0.1 मोल सोल्यूट को गैस के फॉर्म में ले आए और एक ऐसे चैम्बर में भी इसको बंद करें जिसका वॉल्यूम 500 ml हो, और यह जो तुम्हारा जो सॉलिड सोल्यूट है, सॉलिड सोल्यूट, इसको गैस में कन्वर्ट कर दो, यानी कि इसे गैस के फॉर्म में आ गया है, ये गैस के फॉर्म में आ गया है। तो ये गैस के फॉर्म में कितने मोल आ गए हैं, 0.1 मोल, तो ये हो गया 0.1 मोल गैस। कौन सा, जो सोल्यूट यहां लिए हैं उसी सोल्यूट का ये गैसियस फॉर्म है। कितने वॉल्यूम में, जितने वॉल्यूम में यहां पे फैला हुआ था पानी में, उतने ही वॉल्यूम में अभी ये आइसोलेटेड है, अकेला गैसियस फॉर्म में है, और कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे ही यह है। अब जितना प्रेशर यहां पे ये डेवलप करेगा, तो इसका जो भी पी होगा वो इसके पाई से बराबर हो जाएगा, है ना। तो जो इसका पी होगा इसके पाई के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको तो हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाय वी आर टी, और इसका P बराबर लिखेंगे क्योंकि P है, गैस है तो P लिखेंगे, P इक्वल्स टू एन बाय वी आर टी। कह सकते हैं बच्चों, चूंकि अगर हम लोग इसको रिलेशन देखें पाई बाय P, तो चूंकि यहाँ जो n है वही n यहाँ है, दोनों का मोल सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, और दोनों का R भी सेम है। जब n सेम, V सेम, R सेम, T सेम, जब सब सेम, तो पाई और P भी यहाँ पे क्या हो गए बच्चों, ये भी सेम हो गए। सो इजी, है ना बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस बात का, जो वांटॉफ साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी, और ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा होगा तभी कहा जा सकता था, दिस इज नॉट सो इजी टू एक्सप्लेन।
उन्होंने क्या कहा कि भाई कि जो लिक्विड यहाँ पे है उसमें जो सॉलिड सॉल्यूट है, अगर उसको उसी वॉल्यूम में गैसियस फॉर्म में लाकर रख दिया जाए ऑन द सेम टेम्परेचर, तो वह जो प्रेशर डेवलप करेगा वह एक ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। दिस इज वेरी फैंटास्टिक डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम लोग एक और बात कर सकते हैं। दिस इज अ फर्स्ट नोट। सेकंड बात, जितने भी हम लोग खास करके जो हम लोग हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, खास करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब जो होते हैं, तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट तो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, बट ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से अगर किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो ये काफ़ी एग्जैक्ट वैल्यू देता है। यानी कि आप आरएलबीपी से भी किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते थे, निकालते ही थे तुम लोग, ईबीपी से भी निकाल सकते हो, डीएफपी भी से भी निकाल सकते हो, बट अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से हम लोग किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वह एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तो सेकंड पॉइंट मैं लिख रहा हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड नोट क्या है? एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट, exact molecular weight of polymer like, जैसे हैवी पॉलीमर ले रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और कह सकते हैं स्टार्च ले ले, जो भी है पॉलीमर, हैवी पॉलीमर, स्टार्च, अकर बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको कहीं पूछा जाए कि कोई हैवी मॉलिक्यूल है और उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो आपके पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल करेंगे? तो आप बोलेंगे कि मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करना है। आरएलवीपी, ईबीपी और डीएफपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से भी आप मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। लेकिन जो एक्यूरेसी ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से निकालने में होगी, उतनी एक्यूरेसी आपको उन तीनों से नहीं हो पाएगी। सो इट इज द बेस्ट वे टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर। अब क्वेश्चन उठता है, सर इसमें आखिर ऑस्मोटिक प्रेशर में ऐसी क्या खासियत है, ऐसे क्या इसमें क्वालिटी आ गई जो भाई ये एग्जैक्ट वैल्यू देने लगा? तो हम देखते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू देने के पीछे जो बातें होती हैं वो होती हैं आपके कैलकुलेशंस। तो कुछ कैलकुलेशंस वाले सीन है यहाँ पे। क्या है फायदा इसका? तो हम लोग जो तीसरी बात यहाँ पे के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है? एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ओवर अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़्यादा क्यों वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे? तो इसका क्या रीज़न है? जो सबसे पहली रीज़न है जो आपको समझना चाहिए वो क्या है कि प्रेशर जो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पाई जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग जनरली रूम टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे प्रेशर को कैलकुलेट करना हमेशा आसान होता है बच्चों, ठीक है, जो कि इसकी पहली खासियत है। तो प्रेशर मेजर एट रूम टेम्परेचर, प्रेशर मेजर एट रूम टेम्परेचर, RT रूम टेम्परेचर, इज सो कन्वीनियंट, काफ़ी आसान होता है। रूम टेम्परेचर पे प्रेशर का एनालिसिस करना आसान होता है, क्योंकि जो हायर टेम्परेचर पे उसमें रैंडमनेस बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो रूम टेम्परेचर पे हम लोग किसी प्रेशर को आसानी से हैंडलिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग मोलारिटी का इस्तेमाल करते हैं। पाई इज इक्वल टू CRT, सी इज द मोलारिटी। और बाकी दूसरे जगह पे देखो, पहले में हम लोग क्या करते थे, RLVP में मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर देते थे, दूसरे में हम लोग EBP में और DFP में मोलालिटी का इस्तेमाल करते थे। तो मोलारिटी का जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है विथ रिस्पेक्ट टू मोलालिटी। तो मोलारिटी जो होता है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। मैं बताता हूँ क्यों। मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन is used instead of mole fraction and molality है ना बच्चों। तो मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी की जगह पे हम लोग यहाँ पे मोलारिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो बोले सर इसमें क्या फ़ायदे हो गए कि मोलारिटी के से क्या फ़ायदा अपने को मिल जाता है। तो भाई देखो, मोलारिटी में एक तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट तुमको पता करना होता है, लेकिन किसमें, यहाँ पे तुम नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ही निकालते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट का जो आप इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन अगर तैयार है तो उसका सॉल्वेंट उसमें कितना है वो निकालना थोड़ा सा एक टीडियस टास्क हो जाता है। और अगर आपका सॉल्यूशन तैयार है तो वॉल्यूम मेजर करना बाएं हाथ का खेल है, बस उसको आप टेस्ट ट्यूब में डालिए और उसका वॉल्यूम मेजर कर लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करना मास ऑफ सॉल्वेंट को मेजर करने से आसान होता है, इसलिए मोलैरिटी इज अ बिग डील। ठीक है, तो अब थर्ड देखिए सी। तो अब तीसरा क्या है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे मान लो RLVP की बात करें तो RLVP की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में ही जाएगी, 1 से कम ही होनी है, 0.2 0.3। तो जितना कम वैल्यू होता है उसमें कैलकुलेशन उतना एक्यूरेसी डिमांड करता है, एरर होने के चांसेस उसमें ज़्यादा हैं। EBP में भी जो होती वैल्यू काफ़ी छोटी छोटी डिफरेंस होते हैं, EBP, DFP और RLVP। तो कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी छोटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक ऑस्मोटिक प्रेशर एक हैवी वैल्यू देती है, बड़ी वैल्यू देती है। तो बड़ी वैल्यू में जो एरर है उसके चांसेस कम होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉलर वैल्यू। तो its magnitude is high with respect to other colligative properties even for dilute solution, even for, अपने को तो dilute ही पढ़ना है ना, even for dilute solution। जैसे मान लो कि RLVP का वैल्यू तुम्हारे पास 0.2 आया, अब इसमें तुम थोड़ा भी कैलकुलेशन अगर अप डाउन कर देते हो तो इसमें एरर बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा, क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी छोटी है। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मान लो वो 5 ATM आ रहा है, इसमें अगर मान लो 5.01 का डिफरेंस भी आ जाता है तो थोड़ा सा ये बर्दाश्त कर लेगा नहीं वैल्यू। लेकिन अगर इसमें 0.01 का डिफरेंस आ जाएगा तो इसमें ज़्यादा एरर दिखने लगेगा। तो चीज़ें जब छोटी होती हैं तो उसमें एरर जो होता है वो ज़्यादा आता है, और जब वैल्यू बड़ी होती है तो उसमें एरर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो कैलकुलेशन एरर के लिए हम लोग, कैलकुलेशन एरर को कम करने के लिए हम लोग वैसे ही क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा हो, क्योंकि थोड़े मोड़े जो नेग्लेक्शन है वो उसको इफेक्ट ना कर पाए। तो ये जो सारा सीन था बच्चों, हम लोग देखा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर का ही। तो देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा कि ऑस्मोसिस अपना डायरेक्शन बदल लिया है। तो ऑस्मोसिस किधर से किधर होता था बच्चों, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड। अब क्या होने लगेगा, अगर उल्टा होने लगे, है ना, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के साइड अगर मूवमेंट होने लगे सॉल्वेंट का, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये कैसे होगा, तो देख लो भाई। जैसे मान लो इसी तरह का मैंने अरेंजमेंट बनाया था पीछे। अब यहाँ पे मैंने रखा था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन रखा था, और यहाँ पे मैंने रख दिया था सॉल्वेंट को रख दिया था, और मैंने कहा था कि ये SPM है। अब अगर इसको लिटरली ऐसे छोड़ दिया जाए तो मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर होने लगेगा, दैट इज ऑस्मोसिस। अब मुझे क्या करना है कि जो डायरेक्शन है वो उल्टी कर देनी है, यानी कि गंगा को उल्टा बहाना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आखिर भाई ये जो मूवमेंट होता है वो क्यों होता था। तो मैंने कहा था कि यहाँ का वेपर प्रेशर यहाँ के वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सॉल्वेंट का मूवमेंट होने लगता है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड की ओर। तो अब मुझे ये तर्क पता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये मूवमेंट इधर से इधर ही क्यों होता है, तो क्योंकि इधर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अपने को क्या करना है कि बस यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा।
तो याद करो मैंने यहाँ पे लगाया था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को लगा देने से क्या होता है कि दोनों तरफ का जो मूवमेंट है वो रुक जाता है। यानी कि ये जो पी एक्सटर्नल प्रेशर है इसकी वैल्यू क्या हो कि मूवमेंट इधर से इधर होने लगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ की वैल्यू कुछ भी है, जैसे मान लेते हैं यहाँ की वैल्यू 10 एटीएम है और यहाँ की वैल्यू आ जाती है 6 एटीएम। 10 एटीएम 6 एटीएम। तो अगर यहाँ पे हम लोग डिफरेंस से ज़्यादा लगा दें तो डिफरेंस कितना हो गया, 10 एटीएम 6 एटीएम, डिफरेंस है 4 एटीएम। तो अगर हम लोग यहाँ पे 4 एटीएम का प्रेशर लगाएंगे तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। 4 से कम लगाएंगे तो सॉल्वेंट इधर ही आता रहेगा, और अगर 4 से ज़्यादा लगा दिए बच्चों तो इधर का टोटल वेपर प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा। यानी कि पी एक्सटर्नल मस्ट बी ग्रेटर देन पाई। और व्हाट इज पाई, यू नो बेटर। इसका वेपर प्रेशर अगर मान लो P1 है, इसका वेपर प्रेशर मान लो बच्चों P2 है, तो इसको हम लोग एक टर्म और कह सकते हैं, P एक्सटर्नल का मान इस दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा होना चाहिए। P1 माइनस P2 के वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इस दोनों के डिफरेंस से ये ज़्यादा होगा तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर को जोड़ने के बाद यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो मूवमेंट अपोजिट होने लगेगा, RO होने लगेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होनेगा। ठीक है, तो RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तुम लोग बॉटल पे दिखते हो, लिखा रहता है, तुम देखोगे मिनरल वाटर खरीदते होगे तो उसमें लिखा रहता है RO वाटर या फिर RO फिल्टर, इस तरह से लिखा रहता है, रिवर्स ऑस्मोसिस लिखा रहता है। तो उसी तरह से होते हैं, मतलब इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट किया गया है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन में भी कर लेते हैं, है ना। अब बारी है डेफिनेशन की बोर्ड के बच्चों के लिए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस डेफिनेशन लिखें, मैंने क्या लिखा, इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं। द इफ प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। आप लोग बच्चों एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कभी भी ओपी ना लिखें, ओपी को नहीं लिख सकते आप लोग को पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर लिखना होगा। इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, the direction of osmosis is reversed। उल्टा हो जाता है, वो तो होना ही था, इधर का प्रेशर ज़्यादा हो गया है। इज रिवर्स, दैट इज osmosis occurs from solution side to solvent side, जो कि उल्टा मूवमेंट है, solution side to solvent side through SPM. The phenomenon is called रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, सिंपली क्या बोला गया, सिंपली ये कहना चाह रहा हूं मैं कि सॉल्यूशन साइड पे लगने वाला प्रेशर, यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है, सॉल्यूशन साइड पे लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर जब ऑस्मोटिक प्रेशर से बड़ा हो जाएगा तो सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर होने लगेगा, जो कि उल्टा है ऑस्मोसिस है, इसलिए इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कह देते हैं। दूसरी बात मैंने इसमें कही थी कि इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं हम लोग, वाटर प्यूरिफिकेशन में लिख सकते हैं इसको हम लोग। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं हम लोग, वाटर प्यूरिफिकेशन। इसको डिसैलिनेशन भी कहते हैं कहीं कहीं, क्योंकि हो सकता है वर्ड आपको दे दे तो अब चीज़ें जानते हुए आप ना बना पाएँ, ना समझ पाएँ, तो डिसैलिनेशन भी इसको कहते हैं। तो डिसैलिनेशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज डिसैलिनेशन, दिस इज वाटर प्यूरिफिकेशन, है ना। जो इसमें सॉल्यूट है
उसको यहीं रहने दो और सॉल्वेंट को लेके आगे बढ़ जाओ। दिस इज डीसैलिनेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड डीसैलिनेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड डीसैलिनेशन। तो और क्या कह सकते हैं, तो वाटर प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ का प्रेशर काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ का प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा कर दोगे बच्चों, तो यहाँ ये जो एसपीएम है, ये एसपीएम काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो अगर यहाँ पे एसपीएम काफ़ी सॉफ्ट ले लिया जाए, तो प्रेशर के बढ़ जाने से तो यहाँ का ये जो एसपीएम है, ये उस प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर सकता है और ये रप्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे कौन सा एसपीएम लेना चाहिए, तो वाटर प्यूरिफिकेशन करते समय जो एसपीएम होगा वह ऐसा एसपीएम होना चाहिए जो ज़्यादा टॉलरेंस हो सकते, ज़्यादा टॉलरेबिलिटी जिसके पास हो, ज़्यादा प्रेशर को टॉलरेट कर सके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सेलुलोज एसीटेट, याद रखेंगे इसको। सेलुलोज एसीटेट एसपीएम जो है यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे, वाटर प्यूरिफिकेशन में एज एसपीएम। तो यहाँ पे जो एसपीएम होना चाहिए उसके पास टॉलरेंस कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए, हाई प्रेशर बियर करना चाहिए। ये लिख सकते हैं द एसपीएम which can bear high pressure is cellulose acetate और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, एंड यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन से एसपीएम का इस्तेमाल होता है बच्चों, तो वो होता है सेलुलोज एसीटेट का इस्तेमाल होता है। और ये काफ़ी परमेबल है सिर्फ सॉल्वेंट के लिए, यानी कि ये सॉल्यूट या इम्प्यूरिटी को अलाउ नहीं करेगा। बहुत अच्छा चीज़ है ये बहुत ही अच्छा है। किसके लिए, कि भाई ये सॉल्यूट या फिर कोई भी इम्प्यूरिटी या कोई भी सॉल्ट को अपने से परमिशन नहीं दे देगा ये। तो दिस इज परमेबल ओनली फॉर वाटर, ये इसकी और एक खासियत है, ये भी याद रखिएगा। This is permeable only for water, not allow salt, impurity, ये किसी को अलाउ नहीं करता है। ये इसकी एक और खासियत है, इसलिए इसके वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज एसीटेट की 3 खासियत हो गई। पहला कि ये हाई प्रेशर टॉलरेट कर सकता है, दूसरा वाटर प्यूरिफिकेशन में यह इस्तेमाल होता है, और तीसरा कि सिर्फ ये वाटर को अलाउ करेगा, उसके अलावा कोई भी सॉल्यूट, कोई भी इम्प्यूरिटी को अपने थ्रू पास होने नहीं देगा। ठीक है बच्चों, अब इसका तुम लोग एक पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तुम लोग याद करो, मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पहले पढ़ाया था, काफ़ी पहले मैंने सोल्यूशन में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। अब यहाँ पे लास्ट है यहाँ पे कि हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के मदद से भी हम लोग सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए। अब बराबर हो जाए तो उसके लिए तो कोई दूसरा होना चाहिए, तो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जा रहा है। अगर आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, उसके रिस्पेक्ट में किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जा रहा है, तो उसे हम लोग आइसोटोनिक कह देंगे। तो कह देंगे उसको हम लोग क्या, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा हम लोग कह सकते हैं हाइपरटोनिक में क्या कह सकते हैं हम लोग, जिस सॉल्यूशन को मैं लिया हूँ उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है उससे ज़्यादा हो गया है, तो सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक। और तीसरी बात हाइपोटोनिक का मतलब हो गया वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोटिक
प्रेशर, है ना बच्चों। यहाँ पे एक बात और, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लें। अगर हम लोग देखें, नोट करके लिखता हूँ, फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है मतलब एक सॉल्यूशन का जो पाई 1 है दूसरे सॉल्यूशन के पाई से मैच कर रहा है, यानी कि पाई 1 बराबर पाई 2, सिंपल, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो दो सॉल्यूशन ले लो ना भाई, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन है, इसका प्रेशर मान लो पाई 1 है, इसका प्रेशर मान लो पाई 2 है। तो अगर दोनों बराबर हो गए तो दिस इज आइसोटोनिक, तो ये आइसोटोनिक हो गया। अगर ये बड़ा हो गया तो ये हो गया तुम्हारा हाइपरटोनिक, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये हाइपरटोनिक हो गया। और अगर ये छोटा हो गया तो यानी कि पाई 2 छोटा हो गया तो ये हो गया हाइपोटोनिक, ठीक है। तो आइसोटोनिक के लिए पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको तुम लोग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, तो C1RT1 इज इक्वल टू C2RT2, आर तो कांस्टेंट होते हैं बच्चों, तो हम लोग कह सकते हैं C1T1 इज इक्वल टू C2T2। दिस इज द एक्सप्रेशन यू कैन यूज इन आइसोटोनिक सोल्यूशन। आप C की जगह पे N/V भी कह सकते हो ना, N1/V1 इंटू T1 बराबर N2/V2 इंटू T2, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, कुछ भी कांस्टेंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे अलग अलग सीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कुछ टर्म्स के बारे में। एक टर्म होता है आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन, थोड़ा सा टर्मोलॉजी में देख रहे हैं। आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ नहीं, एक तरह से वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के जैसा ही है ये, ठीक है। तो कहते क्या है कि जब कोई दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग एसपीएम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो देखते हैं ना ऑस्मोसिस किधर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई दोनों जब आइसोटोनिक है तो दोनों तरफ का वेपर प्रेशर सेम है, तो ऑस्मोसिस उसमें होगा ही नहीं, इसलिए इसको हम लोग आइसोस्मोटिक कह देते हैं, सिंपल। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन are separated by SPM, ठीक है। नो ऑस्मोसिस अकर्स, and then these solutions are called isosmotic solution। कुछ नहीं है भाई, ये सिंपल सी बात है। जैसे मान लो एक कंटेनर ले लिया, यहाँ पे एक एसपीएम लगा दिया, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो पाई है, पाई 1, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी पाई 2 मान लो, और दोनों आपस में बराबर हैं, तो भाई ऑस्मोसिस तो किधर भी नहीं होने वाला ना, दोनों तरफ का प्रेशर समान ही होगा। अब जब दोनों तरफ का प्रेशर समान है तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगा, तो हम लोग कह देंगे चूंकि ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है तो ये दोनों आइसोस्मोटिक हैं, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिंपल। ये सब वर्ड का खेल है। एक वर्ड और होता है, उसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? कहते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी सेल को, जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन मैं ले लूं, ठीक है, और इसमें मैं एक सेल रख दिया, ठीक है। इस सेल को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एक सॉल्यूशन में रख देते हैं, और ये सॉल्यूशन मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि हाइपरटोनिक कह सकते हो इसको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लो यहाँ पे। तो अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दोगे तो यहाँ का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा।
यहाँ सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम होगा, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या होने लगेंगे, यहाँ से अंदर का जो सॉल्वेंट होगा वो बाहर की ओर मूव करने लगेगा। तो अंदर का सॉल्वेंट जैसे ही बाहर की ओर मूव करने लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सेल की साइज छोटी होने लगेगी, जिसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कह सकते हैं, यानी कि श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। श्रिंकिंग, SHRINKING, श्रिंकिंग, इसी को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो कहते हैं व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, कहते हैं व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन श्रिंकिंग स्टार्ट्स। तो श्रिंकिंग जो होता है, एंड दिस श्रिंकिंग इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, यानी कि श्रिंकिंग होगा और ये जो श्रिंकिंग होने के बाद ये पार्टिकल, ये जो सेल है काफ़ी छोटा हो जाएगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। और इसी का उल्टा होता है डीप्लाज्मोलाइसिस, या इसको हम लोग साइटोलाइसिस भी कहते हैं, है ना, इसको हम लोग साइटोलाइसिस भी कह सकते हैं। तो साइटोलाइसिस, साइटोलाइसिस कहो या फिर डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस, ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस बार सेल को किस में रख देना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ये रिवर्स है किसका, प्लाज्मोलाइसिस का। तो यहाँ पे एक काम करें कि एक सेल ले लें और इस सेल को मैंने एक सॉल्यूशन में रखा, या इस सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जैसे लोअर कंसंट्रेशन होगा, यानी कि यहाँ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो बाहर के जो सॉल्वेंट है वो अंदर की ओर आने लगेंगे, और जैसे अंदर की ओर आने लगेंगे तो क्या होगा, इसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसका साइज बड़ा होने लगेगा, यानी कि इसका साइज पहले से क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा, है ना। दिस इज कॉल्ड साइटोलाइसिस या डीप्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फूलता जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक है, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन यहाँ वाला में डाला गया, तो ये ब्रस्ट भी कर सकता है, ये फट भी सकता है ना, काफ़ी ज़्यादा वाटर अगर अंदर आ जाएगा तो सेल रप्चर भी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस को अगर डिफाइन करने आ जाए तो कैसे डिफाइन करोगे, तो हम लिख सकते हैं व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन ए सोल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेल सैप। सेल सैप मतलब अंदर के प्रेशर से वाटर पासेस आउट ऑफ द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, कंसिक्वेंटली लगातार होते जाएगा, एंड सेल मटेरियल श्रिंक्स ग्रेजुअली, द ग्रेजुअल श्रिंकिंग ऑफ द सेल मटेरियल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। सो इम्पॉर्टेंट। तो सो इजी, इसको आप लिख भी सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख लें और इसी का उल्टा करके इसमें डाल लो, ठीक है। तो ये काम आप खुद से कर सकते हो। यहाँ बच्चों ख़त्म होता है कंप्लीटली आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, जो भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद मैं अगले क्लास में तुम लोगों को बताऊंगा, कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा, 10th क्वेश्चन, 10 कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चंस ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, और अगले क्लास में मैं देने वाला हूँ 10 कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।